हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज हम क्विक रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो गाइस, इस चैप्टर को आपने बिल्कुल अंडरस्टिमेट नहीं करना है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि ये चैप्टर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर हमें आता है कम्प्लीटली। लेकिन आपने इस चैप्टर को अंडरस्टिमेट नहीं करना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर है, एक तो कॉम्प्लेक्स है और इसमें अलग अलग किस्म के एग्जांपल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपने सारी चीज़ें जहन में रखनी है। स्टार्ट करते हैं बेसिक से और हम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे ताकि जल्दी से हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर कर सकें। बायोकेमिस्ट्री का आपको पता होगा कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन है, टिश्यूज़ की जो केमिकल कंपोजिशन है, ऑर्गन्स की कंपोजिशन है, ये सभी स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है कि हम फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस के फंडामेंटल चीज़ें कौन सी हैं, किस किस्म के एटम्स जो हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के सर्कुलेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं जो बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सारे प्रोसेसेस हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और इनकी जो केमिस्ट्री है वो हम समझते हैं यहाँ पे। इट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़। अब ये समझते हैं तो इसके लिए हम उसके बाद उनके अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, कोई भी अगर प्रोसेस है तो अगर वो एबनॉर्मल प्रोसेस हो गया तो उसके अंदर डिजीज़ होती हैं और उनके लिए हम ड्रग्स भी बना सकते हैं, उनके लिए मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हुए। और हम उसके बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको भी हम केमिकली देख सकते हैं। मतलब कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, इससे ही ये ब्रांच निकली है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम ऑर्गेनिज्म से अलग अलग किस्म के बेनिफिट्स लेते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम एड्रेस कर रहे होते हैं। इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल, ये तो आपको पता ही होगा कि सेल जो है वो 70 to 90% पहले तो वाटर का बना हुआ है। उसके बाद अगर हम वाटर को निकाल दें, वाटर को अगर हम कंसीडर ना करें, तो बाकी जो अंदर मास जो बचता है सेल का, जिसे हम ड्राई वेट ऑफ द सेल कहते हैं, उसमें मेनली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स में वाटर भी एक बायोमोलिक्यूल है, लेकिन अगर हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे तो बाकी के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम देख रहे हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, हमें सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोहाइड्रेट मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन के बहुत डाइवर्स फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के अंदर ये काम करते हैं। तो प्रोटीन के बहुत ही डाइवर्स फंक्शन है, अलग अलग किस्म के फंक्शन हैं। लिपिड्स जो है ये एनर्जी को भी स्टोर करते हैं और इंसुलेशन देते हैं हमारी बॉडी को। इनकी जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर से जो है वो रिपेल करते हैं वाटर को, तो इसी वजह से ये मेम्ब्रेन्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है जो हमारी जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको नेक्स्ट जनरेशन तक इजीली पहुंचाता है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन जो है इसको आप डिटेल में देखेंगे कि वाटर कितना परसेंटेज है और किस चीज़ का कितना परसेंटेज है हमारे सेल के अंदर। तो यहाँ पर ये तो एक्चुअली वेरी करता है हर सेल के टाइप के हिसाब से और ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। लेकिन दो मेन जो टाइप हैं, एक है बैक्टीरियल सेल और दूसरा मेम्ब्रेन सेल है। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है जबकि मेम्ब्रेन सेल यूकैरियोटिक सेल है। तो इन दोनों के अंदर कंपोजिशन को आपने थोड़ा सा देख लेना है। तो ये यहाँ पर इसकी कंपोजिशन का टेबल है, आपकी बुक के अंदर भी है। वाटर 70% है दोनों के अंदर और प्रोटीन जो है ये 50% है, 15% है बैक्टीरिया के अंदर और ह्यूमन के अंदर या मेम्ब्रेन सेल के अंदर 18% है। कार्बोहाइड्रेट ये कम होते हैं। आपने ये याद रखना है कि प्रोटीन जो है ये सेकंड अबंडेंट है वाटर के बाद। अगर आपको ऑर्गेनिक पूछा जाए कि ऑर्गेनिकली कौन सा बायोमोलिक्यूल मोस्ट अबंडेंट है तो वो प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद लिपिड है और लिपिड 2 और यहाँ पर 3% होता है मेम्ब्रेन सेल के अंदर। डीएनए यहाँ पर 1% है जबकि मेम्ब्रेन सेल के अंदर इसका परसेंटेज कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उसकी इसीलिए यहाँ पर हर सेल को सारे फंक्शंस नहीं करने होते, इसलिए डीएनए का जो अमाउंट तो ज़्यादा होता है लेकिन सेल के हिसाब से, ओवरऑल बॉडी के हिसाब से डीएनए का परसेंटेज कम बन रहा होता है। यहाँ पर ये यूनिसेलुलर होते हैं इसलिए डीएनए का परसेंटेज ओवरऑल ज़्यादा लगता है।
यहाँ पर RNA 6% बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वो इसका परसेंटेज कम है। परसेंटेज कम है इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट कम है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 2% हैं। और उसके बाद आयंस जो भी हैं, इनऑर्गेनिक आयंस, ये 1% तक पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं और साथ में बन भी रहे होते हैं अलग अलग जगह पर। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कह रहे होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हुए हैं और उन यूनिट्स को मोनोमर कहा जाता है। दो प्रोसेसेस हैं, एक है कंडेंसेशन, दूसरा है हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से, उनको हम सब यूनिट्स कहते हैं। जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं वो सब यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो मोनोमर के मिलने से पॉलीमर्स के बन जाने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन आर डीहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन को डीहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में वाटर जो है वो रिमूव होता है इन दोनों में से। देखें, ये मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है, ये जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर एक पॉलीमर बनता है और साथ में यहाँ पर वाटर भी रिलीज़ होता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं और डीहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर भी एलिमिनेट हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, डीहाइड्रेशन हो रही है और यहाँ पर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस भी हो रही है। तो डीहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जा रहा है और ये प्रोसेस एंजाइम्स इसको फैसिलिटेट करते हैं। इसको एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि एंजाइम ही इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसमें एनर्जी भी इनपुट करनी होती है, एनर्जी भी देनी होती है, तब जाके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिवर्स है कंडेंसेशन के और इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके मोनोमर्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम मोनोमर्स कहते हैं। और यहाँ पर इस ब्रेक डाउन को करने के लिए वाटर की एडिशन की जाती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिलीज़ हो रहा था तो यहाँ पर हमें वाटर को ऐड करना पड़ता है। इसमें भी एंजाइम्स इसको फैसिलिटेट करते हैं हाइड्रोलाइसिस को और इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जबकि यहाँ पर कंडेंसेशन में एनर्जी इनपुट की जा रही थी और यहाँ पर यही एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बॉन्ड यहाँ पर बन रहे थे तो एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी और जब बॉन्ड टूट रहे हैं तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, ये दोनों प्रोसेसेस। अब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कॉन्स्टेंटली सेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और साथ में बन रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस किस तरह से हो रही है। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल है और दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल है। इन दोनों के अंदर एक तो डिहाइड्रेशन होगी और एक एंजाइम के थ्रू इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये वाटर रिमूव हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई और ये 3 पहले मोनोमर्स थे, एक और मोनोमर जुड़ गया तो ये 4 मोनोमर्स वाला एक पॉलीमर बन गया, एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बन गया है। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। जबकि हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा कि ये वही मॉलिक्यूल है और इसमें वाटर को जब ऐड किया गया तो यहाँ पर एक ये मोनोमर बन गया और एक ये 3 मॉलिक्यूल वाला दूसरा कंपाउंड बन गया। तो ये ब्रेक डाउन हुई है यहाँ पर और वाटर यहाँ पर ऐड किया गया है, तो ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है। अब ये हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन कहाँ हो रही होती है, तो यहाँ पर हेट्रोट्रॉफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना बाहर से इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। बॉडी हम जैसे इंसान हैं, हम खाना खाते हैं तो वो बाहर से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो अब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे हमारी बॉडी में, डाइजेशन होगी तो डाइजेशन के थ्रू वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे। डाइजेशन के अंदर एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस का ही प्रोसेस होगा जिसमें ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, छोटे छोटे मोनोमर्स बनेंगे और उसके बाद जब वो सेल के अंदर चले जाएंगे तो हमारी सेल के अंदर फिर से वो रिजेंबल होंगे, फिर से वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे और स्टोर किए जाएंगे। अगर स्टोर करना होगा तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स बना के स्टोर किए जाएंगे और अगर वहाँ पर यूज़ करना होगा छोटे मॉलिक्यूल्स में तो उनको तोड़ा जाएगा डाइजेशन के थ्रू। तो ये हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर होता है। जबकि ऑटोट्रॉफ जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से वो मोनोमर्स को बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज को बनाया जा रहा है तो ग्लूकोज एक मोनोमर है और ग्लूकोज मिल के बड़े बड़े स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जैसे मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो वो बड़े पॉलीमर्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये पहले तो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मोनोमर्स बना रहे हैं और वो मोनोमर्स क्या होंगे उसके बाद असेंबल होकर बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जैसे कि सेल्यूलोज और स्टार्च और इस तरह से ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक तो होपफुली सबको आता ही होगा, हम इसको ओवरव्यू करते हैं। वाटर मोस्ट अबंडेंट है और ये 70 to 90% बॉडी के अंदर पाया जाता है। हमारी
बायोकेमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं उनके अंदर ये वाटर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। वाटर एज अ रिएक्टेंट काम करता है। रिएक्शन के अंदर जो है वो अपना पार्ट लेता है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन में आपने देखा वाटर रिलीज भी हो रहा था और ऐड भी हो रहा था, तो ये एक हमारे रिएक्शंस को परफॉर्म के लिए काम आ रहा है। साथ में फोटोसिंथेसिस के अंदर भी वाटर यूज़ होता है रॉ मटेरियल के तौर पे। तो ये सारे वाटर की यूजेज हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि वाटर पोलैरिटी है वाटर के अंदर। वाटर का अगर आप एक मॉलिक्यूल देखते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला जाता है और ऑक्सीजन वाली जो साइड है वो नेगेटिव हो जाती है और यहाँ पर ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक तरह का डायपोल बन जाता है। इस कंडीशन को हम पोलैरिटी कहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। इसी वजह से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन पाता है। एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक तरह का बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बन पाता है इस पोलैरिटी की वजह से। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं वाटर की, जैसे कोहेजन और एडेजन, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रही हैं। कोहेजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर अट्रैक्ट करता है अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स को। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम कोहेजन कहते हैं। और ये जो है वाटर को फ्रीली फ्लो करने में हेल्प करता है। एक मॉलिक्यूल आगे जाता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी खींच लेता है। तो इसी तरह से एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स जब चिपके होते हैं तो वो इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हमारे जैसे ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है या कुछ भी कोई भी वाटर कहीं पर भी बह रहा होता है, इस मेम्ब्रेन्स के आसपास जो है वो वाटर जब मूव कर रहा होता है तो वो भी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा है। उसके बाद एडेजन है। एडेजन का मतलब है कि वाटर अध्ययर करता है, चिपक जाता है किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ, जैसे कि कोई वाल है, हमारी ब्लड वेजल की वाल है या कोई भी दूसरा सब्सटेंस पोलर सब्सटेंस है, उससे वाटर जब चिपक जाता है तो ये प्रॉपर्टी वाटर की एडेजन कहलाती है। और इस एडेजन की वजह से वाटर क्या करता है कि सेल वॉल को चिपक जाता है या ब्लड वेजल्स को भी चिपक जाता है। इसकी वजह से वो इजीली फ्लो कर पाता है। जैसे जाइलम के अंदर वाटर अपवर्ड मूव कर रहा होता है और ये दीवार से जो है वो इस वेजल से ये चिपका हुआ होता है, इसलिए वो नीचे डाउनवर्ड दोबारा वापसी नीचे नहीं जा पाता, मतलब कि इजीली फ्लो करने में हेल्प करता है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि किसी सब्सटेंस को जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, उसको हीट करते हैं, तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इस चीज़ को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। उसका 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें उसको कितनी हीट देनी पड़ती है, ये स्पेसिफिक हीट होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा तब जाके उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब है वाटर कैन एब्जॉर्ब और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद मिनिमल टेम्परेचर चेंज। उसका टेम्परेचर बहुत कम चेंज होगा लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो ये वाटर की प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि वाटर बहुत ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, स्टोर कर सकता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब कि हम कितनी उसे हीट दें ताकि वो एवापोरेट हो जाए, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ये वाली जो हीट है वाटर की ये भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वाटर कूलिंग प्रोसेस देता है हमारी बॉडी को बाय एवापोरेटिंग एंड बाय ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपायरेशन होती है तो वाटर क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से प्लांट खुद जो है वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह से हमारी स्किन पर जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो पसीना ये जो वाटर जो है एवापोरेट होता है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर खुद, और हमारी बॉडी बहुत ठंडी हो जाती है इसकी वजह से। तो इसीलिए एवापोरेशन को हम कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए देखते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है वाटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो वाटर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर करता है या उसको रिपेल करता है, उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो ये वाली वाटर की जो प्रॉपर्टी है, जैसे आप ऑयल का एक ड्रॉप अगर आप वाटर के अंदर डालेंगे ना तो वो ऊपर तैरने लगेगा और वो दूसरे ड्रॉप जो है वो सारे मिलकर एक ऑयल का ड्रॉप वहाँ पर बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी वाटर की हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कहलाती है। वाटर नॉन पोलर सब्सटेंस को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, उनको रिपेल करने की कोशिश करता है, और इसी की वजह से जो लिपिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो वाटर से जो है वो
इस तरह से दूर रहते हैं और इसी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो अपनी शेप के अंदर मेंटेन रहती है। जब सेल के अंदर वाटर होता है और बाहर यहाँ पर लिपिड की मेम्ब्रेन है तो ये इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है और सेल अपनी शेप के अंदर रहता है। आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है वाटर से और इसी वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है, तैरती रहती है वाटर के ऊपर। इसी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है, जो समंदर के अंदर जो जानवर रहते हैं वो इजीली विंटर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं इजीली, ताकि जब विंटर आता है तो ऊपर वाला जो पानी है, ऊपर वाली जो लेयर है वो जम जाती है, वहाँ पर जो है वो आइस बन जाती है और वो आइस वहाँ पर ही फ्लोट करने लगती है, वहाँ पर तैर रही होती है। तो नीचे वाला जो पानी है वो जमता नहीं है और वहाँ पर लाइफ इजीली सर्वाइव कर पाए। और दूसरी प्रॉपर्टी वाटर की ये है कि वाटर एक एम्फोटेरिक इन नेचर है। वाटर ना एसिड है ना ही बेस है, सॉरी एसिड भी है और बेस भी है, दोनों के तौर पे वाटर काम करता है। वाटर एसिडिक इन नेचर भी है, बेसिक इन नेचर भी है। तो इसीलिए वाटर एक बफर के तौर पे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर और पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता। और पीएच हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वाटर की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद वाटर की जो आयोनाइजेशन है वो भी आप यहाँ पर देख लें कि वाटर जब आयोनाइज होता है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है OH आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है H+ आयन। ठीक है, तो ये दो आयन्स हमारी बॉडी के लिए पीएच में मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वाटर पीएच मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। तो ये सारी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ लेट्स कम टू द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन का मतलब, कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि ऐसा एक कंपाउंड जिसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो वो बहुत ज़्यादा हो, और कार्बोनाइल का मतलब है कि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, मतलब कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर उसके अंदर मौजूद है और पॉलीहाइड्रोक्सी है तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं और इनका रेशियो जो होता है वो CH2O होता है, मतलब कि CnH2nOn। तो इस तरह से यहाँ पर अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये वाला जो रेशियो है ये इसके अंदर मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्लांट जो है उसको सिंथेसाइज करते हैं, उनको बनाते हैं। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस में देखते हैं आप कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा होता है, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है, इसको मेटाबोलाइज करके, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमारे सेल जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके उसमें से एनर्जी बनाते हैं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है इसीलिए। तो ये आपने बात याद रखनी है। और इसके 3 टाइप्स में सबसे पहला टाइप है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। ये बहुत ही सिंपल शुगर होते हैं जिनमें एक शुगर का एक ही यूनिट होता है, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एक ही शुगर का यूनिट होगा, उसको अगर हमें हाइड्रोलाइसिस करनी होगी तो हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इस वाले को। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड है, जिसमें एक से ज़्यादा 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स होते हैं। जब मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं तो ये ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। और ओलिगोसेक्राइड के भी टाइप होते हैं, जैसे डाइसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स होंगे, ट्राइसेक्राइड जिसमें 3 मोनोसेक्राइड होंगे। इसी तरह से हमारे पास 10 तक ये ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड का एक एग्जांपल है जैसे सक्रोज है, इसके एग्जांपल्स हम आगे भी देखते हैं। उसके बाद पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में जो है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हज़ारों तक इसमें मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड ये एक मोनोमर है, जबकि पॉलीसेक्राइड पॉलीमर है, बड़ा कार्बोहाइड्रेट है और ये छोटा सिंपल शुगर है। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस हैं इसके। फंक्शन में एनर्जी स्टोरेज है। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है और ये सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर ATP को प्रोड्यूस करके देता है। साथ में स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल को बना रहा है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। उसी तरह से ये एनर्जी स्टोर भी कर सकता है। जिस तरह से स्टार्च है, स्टार्च एक स्टोरेज फार्म है। जब ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो प्लांट्स उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से एनिमल, इंसान है, इंसान क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज को स्टोर करना है तो हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर उसको स्टोर करते हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल में स्टोरेज के काम आ रहा है।
उसके बाद सेल रिकग्निशन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेल सरफेस मार्कर के तौर पे मौजूद होते हैं और एक तरह की पहचान दे रहे होते हैं सेल को, जैसे कि एंटीजन और रिसेप्टर्स हैं। हालांकि वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी उनका एक पार्ट है। नाउ लेट्स कम टू द मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड ये सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल शुगर हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मोनोमर्स हैं बड़े शुगर के, और एक शुगर यूनिट होता है इनमें। इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस इनकी नहीं कर सकते। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nOn, ठीक है। तो ये इनका जनरल फार्मूला है। अब क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। मोनोसेक्राइड की जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के बेसिस पे, कि किस मोनोसेक्राइड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके बेस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मोनोसेक्राइड के जो टाइप्स हैं उनमें ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है। तो इस तरह से जैसे ट्रायोज के अंदर 3 कार्बन है, तो इसके एग्जांपल्स में ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़े होंगे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद इराइथ्रोज है, इराइथ्रुलोज है, जो कि टेट्रोज के एग्जाम्पल हैं। इनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं। पेंटोज शुगर है, पेंटोज के अंदर 5 कार्बन होते हैं। ये इसका एग्जांपल है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबुलोज, ठीक है। तो इसके ये एग्जांपल्स हैं। ये आप जो है राइबोज शुगर आप न्यूक्लिक एसिड में भी देखते हैं कि वहाँ पर पेंटोज शुगर होती है और उसके साथ फास्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। ये भी एक ये एक मोनोसेक्राइड का टाइप है। उसके बाद हेक्सोज है, 6 कार्बन वाला हेक्सोज एक मोनोसेक्राइड है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये आते हैं। तो ग्लूकोज हम मेनली जो देखते हैं वो एक्चुअली मोनोसेक्राइड है, एक टाइप का हेक्सोज है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं। स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड का जब हम देखेंगे तो मोनोसेक्राइड्स कैन एग्जिस्ट इन लीनियर स्ट्रक्चर एज वेल एज रिंग स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर के अंदर भी होता है, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है, और स्ट्रेट चेन के अंदर भी हम कार्बन कार्बन को इस तरह से बनाते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पाए जाते हैं। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर, ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर, और इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप हैं, अल्डिहाइड या कीटोन, ये मौजूद होते हैं विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये ओपन चेन में होते हैं। जबकि रिंग में भी ये मौजूद होते हैं, लेकिन रिंग वाला जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। अगर आप ग्लूकोज को ड्राई फॉर्म में देखोगे तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर होगा। जब उसको आप डिज़ोल्व करोगे वाटर के अंदर, एक्वस फॉर्म के अंदर, तो फिर वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है और रिंग स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम कुछ मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है राइबोज, जो 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 5 जो है वो कार्बन है, और 5 कार्बन के साथ इसमें एक यहाँ पर ये ग्रुप होगा, ये नहीं बल्कि ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो राइबोज एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें होता है उसे हम एल्डोज शुगर कहते हैं, और जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसको हम कीटोज शुगर कहते हैं। तो ये एल्डोज शुगर है, इसका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और इसका ये वाला क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। क्लोज चेन में आप देख रहे हैं इसमें जो है एक पेंटागोनल रिंग बनी हुई है, और यहाँ पर जब राइबोज एक 5 कार्बन वाला है तो ये पेंटोज रिंग बनाता है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज को देखेंगे तो वो 6 कार्बन वाला है, तो वो एक हेक्सोज वाली रिंग बनाएगा। जिस तरह से आपको बेंजीन दिखता है, तो ये 6 वाली रिंग जो है ग्लूकोज बनाता है इस तरह से। अब इसमें रिंग कैसे बनेगी, तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका जो चौथा कार्बन है, 4th वाला कार्बन है, ये जो है बॉन्ड बना लेगा डायरेक्टली जाके फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के साथ। फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन है फंक्शनल ग्रुप का, ये वाला, इसके साथ जाकर ये बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ये कार्बन 4 और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जो 1 और 4 को कनेक्ट कर रहा होगा कार्बन। तो इस तरह से ये आ जाएगा और ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, और ये 6 जो है टोटल कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसमें जब रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो किस तरह से बनेगा, इसमें देखें ये हेक्सागोनल रिंग इसमें बनी है, और ये किस तरह से बनी है कि इसमें जो सेकेंड लास्ट है, 5वां जो कार्बन है, उसके और फर्स्ट कार्बन वाले ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा बीच में, और ये वाला जो बॉन्ड है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये 2 कार्बन को आपस में मिला रहा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बन चुका है ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। तो ये वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप एक और भी स्ट्रक्चर देख लें जिसमें है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज को आप देखेंगे तो फ्रक्टोज के अंदर जो ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप होता है। यहाँ पर इस तरह से होगा, और यहाँ पर आपके पास एक OH मौजूद होगा। तो ये इस तरह से जो है एक कीटोन ग्रुप होता है। यहाँ पर भी कार्बन होगा CH2OH, ठीक है। तो
तो ये इस तरह से इसका रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये कीटोन ग्रुप है। अब इसमें क्या होगा कि जो कीटोन ग्रुप है उसके और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और फिर से फ्रक्टोज का भी रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखें फ्रक्टोज एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन फिर भी इसका जो रिंग स्ट्रक्चर बना है वो पेंटोज वाला बना है। ये इसलिए क्योंकि ये कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर के अंदर ऐसा ही होता है। तो ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है। बस आपने ये 2 बातें याद रखनी है कि ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो 6 वाला है, हेक्सागोनल है, जबकि फ्रक्टोज का 5 वाला है और राइबोज का वैसे भी 5 वाला है। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड ये हमारे दूसरे कंपाउंड्स हैं जो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए हैं। और मोनोसेक्राइड जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है मोनोसेक्राइड्स के बीच में, जिसकी वजह से ये ओलिगोसेक्राइड्स बन जाते हैं। अब इसमें ओलिगोसेक्राइड में हम डाइसेक्राइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड उनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, मोनोसेक्राइड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड कहते हैं। और ये इसके जो एग्जांपल हैं डाइसेक्राइड्स के वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सक्रोज तब बनता है जब यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपस में जुड़ जाते हैं ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड के थ्रू। उसके बाद लैक्टोज है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। तो इस तरह से ये 3 टाइप के डाइसेक्राइड हैं जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से मिले हुए हैं। अब इनका जो फॉर्मेशन का तरीका होता है वो इस तरह से है कि किस तरह से इनके अंदर कंडेंसेशन होगी, एक कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा जिसकी वजह से ये डाइसेक्राइड जो है बन जाएगा। अब ये ग्लूकोज है और ये दूसरा फ्रक्टोज है, तो इससे बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो सक्रोज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ग्लूकोज का जो OH है और इसका फ्रक्टोज का जो OH है, इनमें क्या होगा कि दोनों से वाटर रिमूव हो जाएगा। एक कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होता है, तो यहाँ पर वाटर रिमूव हो गया और ये 2 मोनोमर्स के बीच में एक बॉन्ड बन गया। और ये वाला बॉन्ड जो है ये ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड कहलाएगा। ये एक्चुअली यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो ये एक ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड है। इसकी कंपोजिशन ये है। तो ये बनने वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक डाइसेक्राइड है और इसका नाम है सक्रोज। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, इसका जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जिसके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है और वो दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिड्यूस कर सकते हैं दूसरों को। ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स में यहाँ पर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, तो ये सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड ये सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। डाइसेक्राइड में एक ऐसा डाइसेक्राइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है जिसका नाम है सक्रोज। सक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिसके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता और दूसरों को वो रिड्यूस नहीं कर सकते। सक्रोज इसका एक एग्जांपल है। और सक्रोज में क्या होता है कि सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर जब शुगर को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो सक्रोज के फॉर्म में होता है। सक्रोज के फॉर्म में किस तरह से होता है कि प्लांट से सोर्स से सिंक तक जब ट्रांसपोर्ट होती है शुगर की, शुगर जो है सोर्स में बनता है, मतलब कि लीव्स में बनता है और उसको स्टोर किया जाता है। वो जब जाता है स्टोर करने के लिए सिंक के अंदर, तो वहाँ से बीच में जो है कहीं वो रिड्यूस ना हो जाए, किसी के साथ रिएक्ट ना कर ले, तो इसीलिए वो सक्रोज के फॉर्म में ट्रेवल करता है ताकि सक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग है तो वो बीच में किसी से रिएक्ट नहीं करेगा और इजीली जो है वो शुगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है सक्रोज में और उसके बाद सक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट शुगर है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड के कुछ ही एग्जांपल हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पॉलीसेक्राइड बहुत ही ज़्यादा शुगर यूनिट्स का बना हुआ है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ शुगर यूनिट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं और ये मोनोसेक्राइड्स मेनली यहाँ पर ग्लूकोज होते हैं। बीच में ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड बना हुआ होता है। इसके एग्जांपल्स में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, काइटिन है। अब फंक्शंस में देखें तो एनर्जी स्टोरेज करते हैं ये स्टार्च और ग्लाइकोजन जैसे है, तो ये एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आते हैं। जैसे हमने देखा प्लांट के अंदर जो है स्टार्च स्टोर करता है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट को, और यहाँ पर ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए एनिमल के अंदर ये होता है ग्लाइकोजन। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, जैसे सेल्यूलोज है, काइटिन है, ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। सबसे पहले स्टार्च है। स्टार्च एक पॉलीमर है ग्लूकोज का और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्टार्च प्लांट के अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आता है। प्लांट्स के अंदर जब ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च के अंदर और प्लांट्स में स्टोर हो जाते हैं। स्टार्च के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि अमाइलोज है और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन।
अमाइलोज ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है और ये कंप्लीट एक चेन होती है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच में होता है। इस तरह से इसमें ब्रांचेस जो है वो बनी होती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमाइलोज है। अमाइलोज में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो लीनियर में इस तरह से अरेंज है और ये कंप्लीट चेन लीनियर ही होती है। अमाइलोज में जो बॉन्ड होता है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में यहाँ पर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन 1 है और ये वाला कार्बन 4 है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड होगा। तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है अमाइलोज में। जबकि यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड अलग होगा और ये अमाइलोपेक्टिन है तो ये ब्रांच चेन होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन जा रही है और बीच में यहाँ पर ब्रांच आ गई और ये ब्रांच जा रही है, ठीक है इसकी। तो इस तरह से ब्रांचेस इसमें बनी होती हैं। और यहाँ पर ब्रांचेस कैसे बनती हैं कि ब्रांचेस में जो एक अलग टाइप का बॉन्ड होता है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यहाँ पर ये 1 और इसके कार्बन नंबर 6 के साथ जो है वो इसका बॉन्ड बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सॉरी ये 6 है और ये वाला 1 है, ठीक है। तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन जाता है तो ये ब्रांच बन जाती है। जब ये स्ट्रेट चेन होगी तो 1 और 4 का लिंकेज होगा और जब 6 होगी तो 1,6 वाला लिंकेज होगा। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जबकि स्टार्च प्लांट के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कह रहे होते हैं क्योंकि ये एनिमल के अंदर स्टोर करने के लिए काम आता है, एनर्जी यहाँ पर स्टोर की जाती है। सॉरी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, ब्रांच होती है, लेकिन इसमें ब्रांचेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो स्टार्च के अंदर स्ट्रेट चेन वाला भी है, ब्रांच चेन वाला भी है, जबकि ये ग्लाइकोजन सिर्फ ब्रांच चेन वाला है। इसमें लिंकेज जो होगी वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। उसके बाद यहाँ पर सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज एक बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है, शुगर तो नहीं कह सकते इसको, ये शुगर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। पॉलीसेक्राइड ये स्वीट नहीं होते, खाने में मीठे नहीं होते। ये पॉलीमर है ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज इसमें बीटा ग्लूकोज होते हैं और ये ग्लूकोज बहुत ही लंबी चेन होती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लांट के अंदर। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज इस तरह से मिल के क्या बनाते हैं, एक फाइबर बना लेते हैं और वो फाइबर मिल के जो है वो बड़ी फाइबर्स बनाती हैं और उस वजह से वो मौजूद होती हैं प्लांट की सेल वॉल के। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती और ये स्ट्रेट चेन की बड़ी लंबी चेन्स होती हैं और इसमें जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अब इसमें बीटा इसलिए है क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो बीटा ग्लूकोज होते हैं। तो ये भी एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपने जस्ट ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है या और कहाँ पर पाया जा रहा है प्लांट की सेल वॉल के अंदर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद काइटिन है। काइटिन एक खास टाइप के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का बना हुआ है, उसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये वर्ड आपने याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ एक अमाइन ग्रुप लगा होता है और एक एसिटाइल ग्रुप लगा होता है उस अमाइन के साथ। तो इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन और ये बहुत लंबी चेन होती है इसकी ग्लूकोज अमाइन की। और इसका फंक्शन ये है कि ये फंगल सेल वॉल को बनाता है और इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन के अंदर ये काइटिन मौजूद होता है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा होता है और बहुत ही हार्ड होता है काइटिन। तो ये यहाँ पर पॉलीसेक्राइड कंप्लीट हुए और अब हम स्टीरियो आइसोमर इन कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपस में आइसोमर्स बना रहे होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स है, जैसे मैनी शुगर्स मॉलिक्यूल्स हैव स्टीरियो आइसोमर्स, जैसे डी शुगर्स, राइट हैंडेड शुगर्स और एल शुगर। डी शुगर और एल शुगर ये दो इंपॉर्टेंट स्टीरियो आइसोमर हैं एक दूसरे, जिसे हम डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कह रहे होते हैं। अब ये डी और एल शुगर कैसे देखा जाता है, मैंने यहाँ पर सॉरी स्ट्रक्चर्स नहीं लगाए हैं। अब डी शुगर में क्या होता है कि जो सेकेंड लास्ट वाला कार्बन है ग्लूकोज में, डी सेकेंड लास्ट वाला जो कार्बन है 5th नंबर कार्बन, उसमें क्या होता है कि OH जो है वो अगर राइट साइड पे है तो वो डी होता है डी शुगर, अगर वो OH लेफ़्ट साइड पे है तो वो एल शुगर होता है। तो इस तरह से डी और एल दो अलग अलग ग्लूकोज के टाइप हैं और एक दूसरे के आइसोमर हैं। इन दोनों का फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास जो है दोनों का सेम होगा, लेकिन जस्ट इनके अंदर ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है और ये डिफरेंट एक सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों आइसोमर्स हैं। अब ये इतना सा डिफरेंस है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड हैं
कि वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम है वो राइट हैंडेड हैं, तो वो सिर्फ डाइजेस्ट करना है तो वो राइट हैंडेड शुगर को जो डी ग्लूकोज हैं उनको वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। बाकी जो एल ग्लूकोज हैं इनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो होता ये है कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं उनके अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स लगाए जाते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इसमें सेम टेस्ट होता है। अगर डी शुगर है तो भी सेम टेस्ट होगा, एल शुगर है तो भी टेस्ट दोनों का सेम होगा। लेकिन डी शुगर जब हमारी बॉडी एल शुगर जब हमारी बॉडी में जाएंगे तो क्या होगा कि ये हमारी बॉडी के अंदर हमें वही टेस्ट देंगे, हमें खाने में वैसे ही लगेंगे, लेकिन इनके अंदर डाइजेशन नहीं होगी, इसको हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी और इनको डायरेक्टली एलिमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कैलोरीज हमें नहीं मिलेंगी, और हमारी बॉडी के लिए जो डायबिटिक पेशेंट है उसको भी कोई इसका असर नहीं होगा। तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो इजीली इन शुगर को यूज़ कर पाएगा। तो डायबिटीज़ के अंदर शुगर खाना जो है वो मना होती है, लेकिन यहाँ पर ये यूज़ कर पाएंगे इस वजह से क्योंकि हम एल शुगर्स को यूज़ कर रहे हैं, और एल शुगर हमारी बॉडी को कोई भी असर नहीं डालेंगे उस पर। तो इस तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ तक आज का ये लेक्चर जो है वो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को और जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये शॉर्ट लेक्चर और ये फास्ट स्पीड में जो है वो समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में बताना है कि सही है, वरना मैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं लेक्चर की स्पीड को थोड़ा सा स्लो भी कर सकता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।